हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स। उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा और कूलाम के नियम के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा कि एक बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ठीक है, पिछले कुछ वीडियोस हमने आपको उपलब्ध कराए हैं। अगर जो आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हों तो आप पहले हमारे चैनल पर जाइए और उसके प्लेलिस्ट से कक्षा 12 के पाठ 1 के या जो अध्याय 1 है उसके वीडियोस को पहले देख लीजिए। उसके बाद ये वाला टॉपिक पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आइए आज हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, समझते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक रिंग है या एक वलय है। समझिएगा ध्यान से। एक रिंग है, दिया हुआ है कि एक रिंग है या एक वलय है और उसको हमने प्लस का क्यू चार्ज दे दिया है। ठीक, तो जब इस रिंग को प्लस का क्यू चार्ज दे देंगे तो ये कह रहा है कि इसके केंद्र से x दूरी पर यहाँ पे बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है कि एक वलय के कारण उसके केंद्र से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हमको पता लगाना है। ठीक, तो टॉपिक क्या हो गया? वलय के केंद्र से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये आज हमको प्रूव करना है कि इसका फार्मूला क्या होता है, इसके फार्मूले को सेट करना है। ठीक, तो हमने कहा कि एक जो रिंग है इसको क्यू आवेश दे दिया हमने, तो जैसे इसको प्लस का क्यू आवेश देंगे तो ये आवेश इसके ऊपर एक समान रूप से फैल जाता है ऐसे। ठीक है, अब देखिए जब आवेश एक समान रूप से फैल गया तो ये इस आवेश का हर एक बिंदु या इस रिंग पर स्थित हर एक आवेशित कण या इसका हर एक पॉइंट यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, और जिसकी डायरेक्शन सभी की अलग अलग होगी। तो हमको क्या करना है कि पूरे रिंग के कारण संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। ठीक, देखिए जो हम लोगों ने पिछला फार्मूला पढ़ा था उसमें क्या था, एक बिंदु आवेश प्लस क्यू था और उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र हम लोगों ने निकाला था। ये बिंदु आवेश है, लेकिन यहाँ पर ये बिंदु रूप में नहीं है, ये आवेश पूरे भर में फैला हुआ है। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर हमने कूलाम का नियम लगा करके एक आवेश Q0 माना था और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आसानी से निकाल दिया था। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट कूलाम का नियम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए होता है। एक सतत आवेश के लिए डायरेक्टली आप कूलाम के नियम का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, चलिए फिर हम कैसे करेंगे, कुछ जुगाड़ इसका बनाते हैं, कुछ उपाय सोचते हैं कि कैसे हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। ये हमारा टारगेट हो गया। सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है। तो हमने लिखा, माना प्लस क्यू आवेश वाला कोई वलय है जिसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या भी कुछ मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या प्रश्न में दी होगी, इसकी त्रिज्या a है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है। ठीक है, इसके केंद्र O से x दूरी पर कोई बिंदु मान लिया P है, x दूरी पर स्थित किसी बिंदु कैपिटल P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब देखिए इसको ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट कूलाम का नियम लगा नहीं सकते, तो फिर हम क्या करेंगे? हमने कहा ये सेंटर O है और ये जो रिंग है, हमने कहा कि ये जो रिंग है या जो वलय है ये बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, और उनमें से एक टुकड़ा है ये AB। देखिए आपको वीडियो में दिख रहा होगा शायद, देखिए इसके आवेश को थोड़ा सा हटाए दे रहे हैं यहाँ पे, AB। ठीक है, इसकी लंबाई है AB, जो कि AB अल्पांश है। इसको हम क्या कहेंगे? अल्पांश। इसको क्या नाम देंगे? अल्पांश। तो हमने माना कि ये जो रिंग है बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना हुआ है, उनमें से एक अल्पांश हमने बना दिया AB। कैसे बना हुआ मान सकते हैं? ऐसे देखिए,
ये वाला हो गया एक अल्पांश ए बी। इसी तरह के बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर के ये पूरा रिंग बना हुआ है, ठीक। और ये अल्पांश इतने छोटे हैं कि लगभग इनको बिंदुवत मान सकते हैं। और हर एक अल्पांश के ऊपर मान लिया आवेश है डेल्टा क्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पे जगह बना लें थोड़ी सी। अल्पांश है इसका कितना, अल्पांश का आवेश कितना है डेल्टा क्यू। हमने क्या लिखा यहाँ पे, माना वलय अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है, अल्पांशों से निर्मित है या बना हुआ है, ठीक है। अल्पांशों से निर्मित है। प्रत्येक अल्पांश का आवेश, प्रत्येक अल्पांश का आवेश माना डेल्टा क्यू है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो अल्पांश हमने मान लिया कि इसका आवेश डेल्टा क्यू है। यहाँ से ये वाली दूरी बिंदु P की दूरी मान लिया r है। माना एक अल्पांश AB से बिंदु P की दूरी x है, ठीक है। सॉरी x नहीं r है, दूरी r है। देखिए इस दूरी को हमने माना है, ये प्रश्न में नहीं दिया हुआ था, इसलिए इसको बाद में एलिमिनेट कर देंगे, इसको हटा देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर प्रूफिंग शुरू होती है, अच्छे से समझिएगा। देखिए ध्यान से, हमने माना कि जो डेल्टा क्यू है यहाँ पर थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र बना रहा है, और वो कितना बना रहा है, मान लिया डेल्टा ई वैद्युत क्षेत्र बना रहा है। किस दिशा में बना रहा है, वो इसी डायरेक्शन में बना रहा है, ठीक है, समझिएगा। ये वैद्युत क्षेत्र कितना, डेल्टा ई, ये किसकी वजह से बना है, पूरे आवेश की वजह से नहीं बना है, ये सिर्फ डेल्टा क्यू की वजह से बना है। हमने लिखा माना आवेश, माना ए बी के आवेश डेल्टा क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान लें, डेल्टा ई है, ठीक है। तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी डेल्टा ई है, अतः डेल्टा ई होगा कितना, तो डेल्टा ई बराबर होता है 1/4πε0, और फार्मूला क्या होता है, आवेश बटे दूरी का स्क्वायर। तो आवेश सबको पता है ये किसके कारण है, डेल्टा क्यू के कारण, तो हमने लिख दिया डेल्टा क्यू बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी कौन से लेंगे, आर, दूरी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटे से अल्पांश के कारण यहाँ पर डेल्टा ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये हमको पता चल गया। अब हम चाहते हैं कि एक दूसरा अल्पांश भी हो, उसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, ठीक है। और तीसरा भी हो, चौथा भी हो, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, बहुत सारे अल्पांश है, सभी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें और उन सभी को जोड़ दें। तो जब इन सभी को जोड़ देंगे तो फिर हमको जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी वही परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए इनको सबको जोड़ना मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है, क्योंकि सभी की डायरेक्शन अलग अलग हैं। ये जो ए बी अल्पांश था उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ थी उसकी तीव्रता की, उसके सामने वाला जो अल्पांश होगा उसके कारण तीव्रता इधर को होगी, फिर ये जो इधर वाला होगा तो उसकी तीव्रता अंदर को होगी ऐसे, फिर इधर वाला जो होगा उसके कारण ऐसे होगी। तो इस तरह से देखिए एक प्रकार का कोण जैसा बन जाएगा। अब इनको सबको जोड़ना एक मुश्किल काम है। इनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी तीव्रताओं को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करेंगे। वियोजित करने के बाद हम उन पर विचार करेंगे कि इनको कैसे जोड़ा जाए, ठीक है। तो ये चित्र बहुत गंदा हो जाएगा, चलिए इसी में आपको समझाते हैं। देखिए ये जो डेल्टा ई है इसके हमने दो घटक प्राप्त कर लिए। कौन सा घटक, एक इधर वाला और एक इधर वाला। इसको हम क्या कहेंगे, मान लिया ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। ये देखिए इस त्रिभुज के लिए थीटा एंगल का काम करेगा और ये एंगल थीटा है, तो ये वाला घटक क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डेल्टा ई कास थीटा, और ये नीचे वाला क्या कहलाएगा, डेल्टा ई साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हमने डेल्टा ई को दो घटकों में बांट दिया। इसी प्रकार उसके जस्ट अपोजिट ये जो ए बी अल्पांश है उसके जस्ट सामने ए डैश बी डैश अल्पांश भी होगा,
और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, उसकी डायरेक्शन होगी इधर। ये क्या होगा, ये डेल्टा ई ये भी होगा क्योंकि आवेश भी उतना ही है, इस पर भी आवेश डेल्टा क्यू है और इसकी भी दूरी आर है। तो इसके भी दो घटक बनेंगे, एक घटक इधर बन जाएगा, तो देखिए ये डाइन डबल हो गई, और एक घटक इधर बन जाएगा। ये एंगल भी थीटा होगा, सिमेट्री देखिए, ये भी एंगल थीटा होगा। तो ये घटक क्या बनेगा, डेल्टा ई कास थीटा। ठीक है, तो ये डेल्टा ई के अनुसार ऊपर वाले के कारण ये भी बनेगा डेल्टा ई कास थीटा, और ये ऊपर वाला क्या बनेगा, डेल्टा ई साइन थीटा। ऐसे ही अन्य अल्पांशों के कारण भी होंगे। आप इमेजिन करिए बहुत सारे डेल्टा ई साइन थीटा होंगे जो एक वृत्त के रूप में ऐसे होंगे, जो एक घेरा जैसा बनाएंगे, और इसी के कारण बहुत सारे डेल्टा ई कास थीटा होंगे, वो सब इसी डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि डेल्टा ई साइन थीटा और ये डेल्टा ई साइन थीटा ये एक दूसरे के बराबर और विपरीत है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन ये जो डेल्टा ई कास थीटा है, दूसरे वाले का डेल्टा ई कास थीटा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो ये सारे जुड़ते चले जाएंगे। तो इन्हीं को जोड़ करके हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करेंगे। अर्थात ये दोनों तो खत्म हो गए, ये दोनों समाप्त हो गए, एक दूसरे को निरस्त कर दिया, लेकिन ये सारे जुड़ गए क्योंकि सारे एक ही दिशा में हैं। तो हम कहेंगे कि परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इन क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसी बात को अच्छे से लिखना है। क्या लिखना है, हम लिखेंगे डेल्टा ई के सभी अल्पांशों के, ऐसे लिख दें, सभी अल्पांशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सभी ऊर्ध्वाधर घटक परस्पर निरस्त हो जाते हैं, या हो जाएंगे, परंतु क्षैतिज घटक जुड़ जाएंगे। ठीक है, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या होगी, E बराबर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा डेल्टा ई कास थीटा। ठीक है, सभी डेल्टा ई कास थीटा को जब आप जोड़ेंगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। अब देखिए हमने लिखा है यहाँ पर सिग्मा डेल्टा ई की वैल्यू रख दीजिए। डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डेल्टा क्यू अपान आर स्क्वायर। और कास थीटा की वैल्यू क्या है, कास थीटा देखिए इस त्रिभुज से आप निकाल सकते हैं। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार x हो गया, कर्ण r हो गया, तो x अपान r यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये x बाहर ले लीजिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, r की गुणा r क्यूब, ये भी बाहर ले लीजिए, और इसको लिख सकते हैं हम सिग्मा डेल्टा क्यू। ठीक है, अब देखिए सिग्मा डेल्टा क्यू, इसका मान कितना हुआ, सारे डेल्टा क्यू सभी अल्पांशों के आवेश अगर जोड़ लें तो कुल अल्पांश क्यू के बराबर, कुल आवेश क्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम सिग्मा डेल्टा क्यू की जगह पर लिख सकते हैं क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू आ जाएगा, ये x आएगा, क्यू x अपान आर क्यूब। देखिए ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने जो अक्षर r माना है या जो दूरी r मानी है वो हमने अपने मन से मानी थी, ये प्रश्न में नहीं दी हुई थी, इसलिए अब हम इसको एलिमिनेट करके तब हम इस फार्मूले को लिखेंगे। ठीक है, तो इधर वाला मिटाए दे रहे हैं, समझिए। फार्मूला आया वो क्या आया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू x अपान आर क्यूब, ये आया है। ठीक है, इधर जो लिखा था अभी हमने मिटा दिया है इसको, ये आया है। अब यहाँ पर ये जो दूरी r है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए r क्या है, r ये वाली डिस्टेंस है, r बराबर ये वाला
इस चित्र में देखिए r दूरी कितनी है, r बराबर हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से वर्गमूल a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो r की जगह पर हम लिख देंगे ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान वर्गमूल r की जगह पर क्या लिख देंगे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर 3 पहले से थी तो यहाँ पर e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और आ जाएगा क्यू एक्स अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए ये इसका फाइनल रिजल्ट हुआ। ठीक, यहाँ पर हमको r को एलिमिनेट करना था, हटाना था, इसलिए हमने इसका मान रख दिया। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशंस भी पूछी जाती हैं, वो कंडीशन क्या हैं समझिएगा। कंडीशन फर्स्ट, देखिए कभी कभी पूछता है कि वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो वलय का केंद्र देखो, केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इसी फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे इसमें, हम इस बिंदु P को O पर ले आएंगे, अर्थात इस दूरी x को कम कर देंगे। कितना कम कर देंगे, 0 कर देंगे। तो क्या लिख दें, केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीव्रता के लिए x बराबर 0 रखने पर, x कितना रख दें, 0 रख दें। तो जब x 0 रख देंगे तो E कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q और x की जगह पर कितना रख देंगे 0। तो ये पूरी राशि छोड़ो इसको, x बराबर 0 रखने पर E बराबर कितना आ जाएगा, देखिए x की जगह पर 0 रख देंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वलय होता है या रिंग होता है उसके सेंटर पर इसका आवेश जितना भी होगा, कुछ भी हो, लेकिन उसके केंद्र पर सदैव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 रहती है। ठीक है, अब देखिए एक और कंडीशन कभी कभी पूछ ली जाती है। वो क्या पूछ ली जाती है कि यदि a बहुत छोटा है, a वेरी वेरी लेस देन x की तुलना में अगर जो इसकी त्रिज्या बहुत छोटी है, इसका मतलब ये रिंग बहुत छोटा है और ये जो दूरी x है ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, इसके लिए यदि a वेरी वेरी लेस देन x, तब E क्या होगा, तब E बराबर देखिए इसी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा क्यू एक्स अपान ए की जगह पर हम 0 रख देंगे, क्योंकि इसकी तुलना में जब ये बहुत छोटा होगा तो इसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो वहाँ पर हम मान लिया कि लगभग 0 के बराबर इसकी वैल्यू है। तो देखिए हल करने पर ये कितना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान, यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर और गुणे 3/2, 2 और 2 कट जाएगा, x से ही इसको काट देंगे तो कुल मिला के 2 बच जाएगा। तो ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो वलय है उससे संबंधित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यहाँ पर कितनी होगी हमने निकाला, सेंटर पर कितनी होगी हमने निकाला, और रिंग अगर जो बहुत छोटा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ये हम लोगों ने निकाला। ठीक है, उम्मीद है ये पूरा प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एक प्रूफिंग के रूप में पूछा जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में आएगा, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।